नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आइए सबसे बड़ी अपडेट आज की आपको देते हैं कि विधानसभा चुनाव में 7वें और आखिरी चरण में कल जो वोट डाले जाने वाले हैं उनमें 9 जिलों की 54 सीटें होंगी शामिल। इससे पहले कल शाम 7वें चरण का प्रचार जो है वो थम गया, उसका शोर रुक गया। अब सभी पार्टियां और प्रत्याशियों ने जो डोर टू डोर प्रचार में पूरी ताकत लगाई है उसका नतीजा 10 तारीख को देखा जाएगा, लेकिन कल 7वें चरण का मतदान होना है। 7वें चरण में बाहुबलियों के गढ़ में शांतिपूर्ण मतदान कराना पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। हम आपको बता देते हैं कि यूपी के 6 चरणों में अब तक 349 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और अब बाहर की बची हुई सीटों पर कल वोट पड़ने हैं। अंतिम चरण है कल। इसमें कुल 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। और आइए अब आपको बताते हैं कौन से वो 9 जिले हैं जहां पर आखिरी चरण में वोट डाले जाने वाले हैं और किस जिले में कितनी विधानसभा की सीटें आती हैं। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि ये 9 जिले हैं जिनमें हम आपको बता रहे हैं कुल 54 सीटें हैं और आजमगढ़ अगर है तो यहां से 10 सीटें हैं। आजमगढ़ वो जिला जहां से 10 सीटें आती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये पूरी सीटों पर बीजेपी को अपने पुरानी वाली जीत को हासिल करना। जिला अगर मऊ है तो यहाँ से 4 सीटें हैं विधानसभा की, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण जिला है। इसके अलावा आपको बताते हैं जौनपुर जिले से 9 सीटें आती हैं, तो ये वो तमाम सीटें हैं जिसमें पिछली बार बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई थी और इस बार भी अपना वही दबदबा बनाए रखने की बीजेपी की कोशिश रहने वाली है। गाजीपुर जिले की बात करें तो यहाँ से भी 7 सीटें आती हैं, तो ये बहुत बड़े जिले जहां से कई सीटें आ रही हैं और इन्हीं सीटों के लिए भर भर के प्रचार तमाम पार्टियों ने किया है। हम आपको बता रहे हैं तमाम जिले जिनमें से आपने 4 जिले जान लिए। अब अगर बात कर ले चंदौली जिले की तो यहाँ से भी 4 सीटें आती हैं। इन जिलों पर कल प्रचार जो था वो थम गया, प्रचार का शोर रुक गया। तमाम दिग्गज जो थे चुनावी मैदान में जनता के बीच में कल मौजूद थे आखिरी दिन। वाराणसी जिले की बात करें तो यहां से भी 8 सीटें आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र जहां पर 2 दिन से डेरा जमाए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 8 सीटें यहां से आती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए पिछली जीत को दोहराना हो जाता है। मिर्जापुर जिला जहां से 5 सीटें हैं और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इस बार मुकाबला कड़ा बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतने ही दमदार तरीके से अपनी जीत के दावे कर रही है जितना बीजेपी कर रही है। अगर बात करते हैं भदोही जिले की तो यहां से 3 सीटें आती हैं और ये वो तमाम सीटें हैं जो 54 सीटों को सामने आपके लेके आ रही है इन जिलों के हिसाब से। अब आपको बताते हैं एक और जिला सोनभद्र जिले की बात करें तो यहां से भी 4 सीटें आती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है वाराणसी किवाड़ जिले जहां पर सबकी निगाहें रहने वाली है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। 7वें चरण में सरकार के मंत्रियों समेत कई वीवीआईपी प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अब इस चरण में कैबिनेट मंत्री नीलकंठ तिवारी, मंत्री अनिल राजभर, एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, तो ये भी आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। ओम प्रकाश सिंह, दारा सिंह चौहान, संजय गौड़ जैसे बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी है जो कल ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो अलका राय ये भी प्रत्याशी हैं बीजेपी की। ये वीवीआईपी सीटों का भी हाल जान रहे हैं। जो 54 सीटें हैं उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण सीटें और प्रमुख सीटें हैं जिन पे कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। कहीं पर त्रिकोणीय मुकाबला है तो कहीं पर चतुर्कोणीय मुकाबला भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस बार कई पार्टियां हैं जो चुनावी मैदान में अपना परफॉर्मेंस बेहतर बता रही हैं और पिछली बार से इस बार की तुलना में बम्पर वोट हासिल करने की बात कर रही है। एक और बड़ा चेहरा प्रत्याशी बीजेपी के प्रभु नारायण यादव हैं, जो कि चुनावी मैदान में कल अपनी किस्मत ईवीएम में कैद करवा देंगे। दारा सिंह चौहान प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के, इन्होंने भी बहुत प्रचार अपनी पार्टी की तरफ से करवाया अपनी जीत का। विजय राजभर प्रत्याशी बीजेपी के, ये वीआईपी सीटें, घौसी की सीट के आप हाल जान रहे हैं। और अगर मऊ सदर की बात करें तो यहाँ से अब्बास अंसारी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, जिनके ऊपर विवादित टिप्पणी करने का भी पीछे आरोप लगा था। तो ये आप पूरा हाल जान रहे थे किस तरह से बड़े नेताओं की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। 7वें चरण में कई बाहुबली हैं जो अपना दमखम दिखा रहे हैं। सुशील सिंह, धनंजय सिंह, दुर्गा यादव, रमाकांत यादव, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, भतीजे सोहेल अंसारी, विजय मिश्रा, इनके भाग्य का कल फैसला होना है। तो कल का जो मतदान है 54 सीटों पर, इसमें 1, 2 या 3 नहीं बल्कि कई बड़े बाहुबली चेहरे होंगे। वीवीआईपी सीटें हैं जिनके ऊपर जो दावेदारी पेश की जा रही है वो 1 या 2 पार्टी की नहीं बल्कि कई ऐसे प्रत्याशी उम्मीदवार हैं जो अपनी जीत की बात कर रहे हैं।
तो 7वें चरण में जौनपुर की मल्हनी सीट पर अगर बात करें तो यहां महासंग्राम हो रहा है। यहां से बाहुबली धनंजय सिंह जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लकी यादव ने उनका मुकाबला बताया जा रहा है और ये सीट काफी चर्चा में है। करहल के बाद ये दूसरी सीट है जहां पर मुलायम सिंह यादव खुद प्रचार करने गए थे। तो मल्हनी सीट जहां पर आपने मुलायम सिंह यादव को दूसरी बार सुना, बहुत समय के बाद मंच पर आए और ये यहां पर करहल सीट के बाद मल्हनी सीट पर मुलायम सिंह बोलते हुए सुने गए। और अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि सीएम योगी आज यूक्रेन से लौटे हुए प्रदेश बच्चों के साथ मुलाकात करने वाले हैं। प्रदेश भर के जिलों से करीब 50 बच्चे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। राजधानी लखनऊ के साथ ही 5 कालिदास मार्ग आवास पर सुबह 10 बजे से मुलाकात होगी। हम आपको बताएं कि ऑपरेशन गंगा के तहत सरकार यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों को वतन वापस ला रही है और यूपी सरकार ने बिना किसी खर्च के अपने खर्च पर उन तमाम बच्चों को उनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा लिया हुआ है। आज कुल 50 बच्चे हैं जिनके साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात होनी है और बहुत महत्वपूर्ण ये मुलाकात इसलिए है क्योंकि ये बच्चे आप बीती बताने वाले हैं मुख्यमंत्री को किस तरह से बुरे हालात में खतरों का सामना करते हुए इन्होंने कई किलोमीटर सफर तय किया और फिर मोदी सरकार की मदद से वतन वापस लौटे। तो यूक्रेन से लौटे इन छात्रों की आंखों में अपना देश वापस आने की खुशी साफ देखी जा सकती है और इन छात्रों में इस मुश्किल वक्त में मदद के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करने की भी सामने तस्वीरें आ रही हैं। साथ ही वहां का आंखों देखा हाल भी ये स्टूडेंट्स बता रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन के सामने है जहां पर देखिए आंखें नम है और जुबान पर मोदी सरकार का शुक्रिया है क्योंकि ऐसे मुश्किल हालात में जहां पर मोदी सरकार न सिर्फ अपने देश के बच्चों की वहां पर सुरक्षा देख रही है, वतन वापसी करा रही है, बल्कि ये जिम्मा और मुल्कों से आए हुए बच्चों के लिए भी मोदी सरकार ने उठाया हुआ है। मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और हमारी इंडियन एम्बेसी का जिन्होंने हमको यहाँ पे निकाला है। और जर्नी काफ़ी मुश्किल रही है मेरे लिए और बाकी सारे बच्चों के लिए जो वहाँ पे फंसे हुए हैं अभी भी, उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो रही है। तो मैं यही बोलूँगी इंडियन एम्बेसी को कि जल्दी से जल्दी उनको निकाला जाए। सारे बच्चे लोग डरे हुए ही थे और उनमें से हम भी डरे हुए थे। सब लोगों ने बस यही सोच रहे थे कि कैसे यहाँ से निकला जाए। फिर उसके बाद हमारे एम्बेसी की तरफ से नोटिस जारी हुए, एडवाइजरी जारी हुई कि जो आपके पास क्लोजेस्ट बॉर्डर हो आप वहाँ से जल्द पहुंचे। उसके बाद हम लोगों ने सारे जो हमारे दोस्त फ्रेंड लोग थे हम लोगों ने खुद से बसेस की और हमने तुरंत रोमानियन बॉर्डर, क्योंकि हमारे पास से वही बॉर्डर पास पड़ रहा था, तो हम लोग रोमानियन बॉर्डर के लिए निकले। उसके बाद मुझे 1.5 दिन लग गया बॉर्डर क्रॉस करने में। तो आप बीती सुन रहे हैं उन बच्चों की जो वापस अपने वतन लौट आए हैं। पीएम मोदी ने यूक्रेन के हालात पर और वहां फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक और उच्च स्तरीय बैठक की है और इसमें यूक्रेन के कई इलाकों में फंसे हुए भारतीयों की जल्द वापसी को लेकर गहन चर्चा की गई है। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, पीयूष गोयल के अलावा विदेश सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल थे। इससे पहले हम आपको बताएं कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि खार्किव से सभी भारतीयों की वापसी हो चुकी है। अब उसका मुख्य ध्यान जो है वो यूक्रेन के पूर्वी शहर सुमी में फंसे हुए भारतीय करीब 700 छात्र बताए जा रहे हैं, उनको निकालने का है, जहां बम विस्फोट और हवाई हमले हो रहे हैं। और अब बात करते हैं राजनीतिक मैदान की। देखिए, चुनाव में सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी ने यूपी, उत्तराखंड समेत 4 राज्यों में अपनी जीत का दम भरा है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया। योगी सरकार ने दावा किया कि सरकार ने बेहतर कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर जो काम किए वो पिछली सरकारें नहीं कर पाई थी। आप देखेंगे अगर इसकी तुलना 2017, 2014, 2012 या 2007 की विधानसभा चुनाव या 2009 के लोकसभा चुनाव से अगर आप करेंगे तो उस दौरान जो व्यापक हिंसा होती थी, अराजकता का तांडव देखने को मिलता था, उससे इतर
शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भारत निर्वाचन आयोग को भी कानून की राज का ये लाभ प्राप्त हुआ, जिसके कारण 6 चरणों का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है और 7वें चरण का प्रचार का कार्य भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। परसों 7वें चरण का मतदान भी होगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, यह अपने आप में कौतूहल और आश्चर्य का विषय हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने इसे वास्तविक हकीकत में बदलने का काम भी किया है। 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक वैज्ञानिक तरीके से वेल ऑर्गेनाइज कैंपेन कर जनसंपर्क का ये लोकतंत्र के महोत्सव में बहुत अच्छा और सफल प्रयास किया है। हम 5 राज्यों के जनता को धन्यवाद भी देना चाहते हैं। विशेष रूप से उनको इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने कोरोना के प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो किया और भारतीय जनता पार्टी ने इस विशेष परिस्थिति में भी 5 राज्यों में कोरोना के सारे नियमों को मानते हुए किस तरीके से प्रचार अच्छा हो सकता है, सक्षम हो सकता है और असरदार हो सकता है, इस बात का प्रयास किया गया। सबसे पहले तो मैं 5 राज्यों के जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने चुनाव को बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से मुद्दों के आधार पर अपना वोट दिया है। तो 10 मार्च को आने हैं नतीजे। उससे पहले बीजेपी ने दावा किया 4 राज्यों में अपनी सरकार बनाने का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले आपने देखा बीजेपी ने अपनी जीत का दावा किया, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने दावा किया है कि जनता बीजेपी से परेशान है और वो यूपी में बदलाव चाहती है। ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं देखा। पहली बार चुनाव हो रहा है जहां जनता चुनाव लड़ रही है और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि आजमगढ़ की तो हवा ऐसी चल रही है। ये जोश और उत्साह ये बता रहा है कि आजमगढ़ के लोग और हमारे लालगंज और दीदारगंज के हमारे कार्यकर्ता नेता। रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार पहाड़ की खबरें।